हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अर चैनल। आप सभी को एक एग्जाम है झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम। 5 जुलाई को पेपर को देखते हुए हम फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगाइएगा, आखिरी में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तो रोज़ चल रहे हैं, रोज़ सुबह के 9 बजे आपके वीडियोज़ लाइव हो जाते हैं। तो जितने भी प्लेलिस्ट के वीडियोज़ हैं उसको देख लो। लास्ट समय में नहीं देख पाओगे, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। चलो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, और मिक्स क्वेश्चन है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के। पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर में यदि किसी वस्तु का आवर्धन मैग्निफिकेशन एम है तो एम का मान क्या होना चाहिए, बताइएगा। एम ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1, इक्वल 1 या फिर इक्वल 0, क्या होना चाहिए बताइए। मैग्निफिकेशंस जानते हैं कि नहीं? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मुझे बताइए, आपको मैं बताया हूँ पहले, पीछे का व्यू देखने के लिए किस प्रकार का मिरर का यूज़ करते हैं। आपको मैं पहले प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ, अगर याद होगा तो ठीक है, वरना केवल ऐसे तुक्का लगा रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। जो भी चीज़ बताते हैं उसे नोट कीजिए, याद कीजिए। देखिए, पीछे का व्यू देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो सीधा और छोटा बनता है, तभी तो हम पीछे का व्यू आसानी से देख पाते हैं। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू आप जानते होंगे, एम इक्वल टू होता है H1/H0 या फिर H1/H" आप देख पढ़े हैं पहले 10th में। अब इसे क्या होगा, अब एम जो है ये अगर 0 से लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर सीधा छोटा बन रहा है तो 0 से ग्रेटर देन होगा, 1 से लेस देन होगा। तो एम देखिए यहाँ पर 1 से लेस देन, 1 से लेस देन कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। एम होगा लेस देन 1, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। यही दो चीज़ होगा, राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, बताना है आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो V इक्वल टू आई आर इक्वल टू V/I वाला नहीं बोल रहा हूँ, वो तो रेजिस्टेंस का होता ही है। आपने 12th में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी वाला। R इक्वल टू होता है रो L/A। रो क्या होता है यहाँ पर, ये आपका कांस्टेंट होता है। जो रेजिस्टिविटी होता है यानी कि ये बताता है कि चालक किस पर निर्भर करता है, कौन से पदार्थ पर निर्भर होता है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे होंगे कि R इक्वल टू है L है, यानी कि L क्या है, ये चालक की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब एक इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना लेंथ होगा किसी भी वायर का, जितना लेंथ होगा, चालक की लंबाई जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ए क्या है, तो एरिया है, उसका काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। ये जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ये जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली, और ये है इनडायरेक्टली। तो अब यहाँ पर रो क्या है, ये आपके चालक के पदार्थ है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर यानी कि रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ हैं, चालक की लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ, तीनों पर निर्भर है। पूछा क्या है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं इससे पहले बताया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने मूल स्थिति में पाई जाती है, बताना है। मूल स्थिति जानते हैं, मूल स्थिति होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी से जैसे कम रिएक्टिव होता है ना, तो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। वैसे कौन सा एलिमेंट है कम क्रियाशील वाला, लिस्ट रिएक्टिविटी वाला, रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, तो इसमें प्लेटिनम है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है। अल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन, साबुनीकरण, साबुन के बारे में जानते होंगे, सैप्नोफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, सूटी फ्लेम। अब कौन सा है इसमें, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जलने पर क्या होता है, धूमिल ज्वाला देते हैं, धुआं के साइड। अच्छा, राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो C2H4 देखिए, एथीन जो है
ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विकृत परिशोधित स्पिरिट में उपस्थित विषैला जैविक यौगिक कौन से? विषैला जैविक यौगिक कौन कौन सा होता है? एक होता है मेथिल एल्कोहल, एक होता है पिरिडीन, एक होता है कॉपर सल्फेट। अब इसमें ये ऑप्शन तो है नहीं, मेथिल एल्कोहल है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति तेल में सामान्यतः होता है, बताइएगा। राइट आंसर टिक लगाना है, वन लाइनर क्वेश्चन से। असंतृप्त वसीय अम्ल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पृष्ठमल जानते होंगे, जो आसानी से साफ नहीं होता है, वह हार्ड वाटर के साथ ये दिक्कत आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देखिए 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोकार्बन में घुलनशील है। अब ये बताना है आपको, पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है। जो जल विरोधी होते हैं, मिसेल आप जानते हैं ना, उससे पहले वीडियो में बताया हूँ मिसेल्स के बारे में, आप 10th में पढ़े हैं सारी चीज़ें, डिटर्जेंट ये सब। अब ये होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनने की क्रिया क्या कहलाती है? अब कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर पूछना ही क्या है, फिर तो राइट आंसर लगा देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखो, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना बीच में मत। भले ही आपको और मतलब कुछ काम हो तो बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, रोज़ के प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं। क्यों आपको लेट क्यों करना है, क्या कर रहे हैं अभी तक? मतलब जाइए, पूरा जितना भी प्लेलिस्ट है वॉच कीजिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कैटनेशन होता है, श्रृंखलन थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, सजातीय श्रृंखला में कौन नहीं आता है? तो प्रोपेनॉल नहीं आएगा, C3H8O जो है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सजातीय श्रृंखला मतलब CnH2n+2 के फॉर्म में नहीं आता है, प्रोपेनॉल 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? बताइए, चम्मच का उभरी वाला हिस्सा कौन से प्रतिबिंब प्रकृति क्या होती है? किस प्रकार का दर्पण होता है और किस प्रकार का इसमें से बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है, किस प्रकार का बनता है, बताइए। तो देखिए, चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होता है, उभरा वाला हिस्सा, ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा था, तो स्ट्रेट एंड कन्वेक्स मिरर, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो देखो, कुछ करो चाहे नहीं, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो कितना क्वेश्चन आ पा रहे हैं, कितना भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, कितना आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बाकी 10th में पढ़े हुए कुछ दिन हो गए होंगे, तो आप वो थोड़ा सा भूल भी गए होंगे, अब रिवाइज हो जाएगा तो और अच्छा बात है, पहले से तो वैसे पढ़े ही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। वैसे पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। क्या प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन पहले कराया हूँ, जाओ प्रैक्टिस सेट देखो, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और कराया भी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु यानी कि नॉन मेटल्स को मुख्य रूप से किस ब्लॉक में रखा गया है? और देख रहे होंगे आप, हर प्रैक्टिस सेट में एक आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन जो हैं, कुछ चैप्टर हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। तो कराना तो मेरा काम है, आपका देखना काम है, आप कितना ईमानदारी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं देख ही रहा हूँ। पी ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा,
जो नॉन मेटल्स को रखा गया है पी ब्लॉक में रखा गया है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान आपको बताना है, क्या होगा। अब द्विघात समीकरण दिया है आपको, एक्स का मूल का मान भी दे दिया है, 2 दिया है, तो आप नहीं निकाल पाओगे, आसानी से निकाल पाएंगे, क्या इसमें करना है। लेकिन एग्ज़ाम में यही चीज़ें हड़बड़ाहट में गलती करा देती है। अब एक्स का मान यहाँ पर दिया है 2, हमको निकालना है के का मान। यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस के इक्वल टू 0 करेंगे। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 10 यानी कि माइनस का 6, अब -6 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। -6 इक्वल मतलब -6 इधर जाएगा तो +6 आएगा कि नहीं, तो के इक्वल टू डायरेक्ट 6 हम लिख लेंगे। अब इतना छोटी बारीकी चीज़ बताना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, क्या होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप जानते ही हैं पासा को फेंकते हैं तो कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब टोटल प्रेक्षणों का योग है 6। अब हमें यहाँ पर दिया है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, कितने बनते हैं इसमें, तो 2 3 5 3 बनेंगे। अब 3/6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मतलब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक है बताइए कौन सा है। तांबा का होता है विद्युत धनात्मक प्रकृति जो है, ये 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन कई बार कराया हूँ, वैसे ये क्वेश्चन ये लाने का मतलब ज़रूरत ही नहीं था, वैसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है तो ये भी आप जान लो, क्योंकि मैं देखा हूँ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको अगर क्वेश्चन ना कराना तो फिर लास्ट में कहेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं कराया। वो वही देखो, जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताया था तो उस समय आपको देख लेना चाहिए था, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, 1/f फॉर्मूला होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है अब क्या कहलाता है। अब ये मायोपिया के बारे में कई बार बता चुका हूँ, और क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से एक ही चीज़ बार बार टाइप कर देते हैं इधर उधर घुमा फिरा कर। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मायोपिया प्रेस बायोपिया वैसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपके ह्यूमन आई से, क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है, चाहे कई बार कराना क्यों ना पड़े, आपको लास्ट तक मैराथन में भी कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और 5 क्वेश्चन है, देखकर जाना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता ही दिया है, कवर कर रखा है। पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आप देख लेना, जो क्वेश्चन आप मतलब जो कैंडिडेट ले लिए हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और पढ़िए पीडीएफ, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता है कि पीडीएफ कैसे लेना है, या फिर अभी तक नहीं ली हैं, देर करने की ज़रूरत है नहीं, अगर लेना है तो टाइम पर ले लीजिए। लेना कैसे है कि व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करना है, रिडायरेक्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करना है, वहाँ पर आप चैट कीजिएगा, आपको हमारा टीम पीडीएफ दे देगा। अब आपको 89 रुपीज़ का पेमेंट भी करना होगा पीडीएफ के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाया हूँ, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में सेलेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रहकर पढ़ता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष। तो अब देखिए, दूर रहकर पढ़ता है तो दूरदृष्टि दोष है। अब दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की चीज़ें तो आसान दिखाई देती है आसानी से, लेकिन नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम बंकन करता है। मतलब कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से एंटर करता है तो देखो डिस्पर्जन होता है,
अब इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर, जब 7 कलर होता है ना उसमें सबसे आपको बताना है कि सबसे अधिकतम कौन सा बेंड होता है, सबसे ज़्यादा बेंड होने वाला कलर कौन सा है। ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए जिस भी कलर का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कम होता है उसका उतना ही ज़्यादा बेंड होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा बंकन करता है। अब सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला यानी कि वेवलेंथ वाला इसमें कौन सा कलर है, तो बैगनी है, पर्पल इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन यानी कि क्यूब का विकर्ण डायगोनल कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला होता है √3a। पूछा गया क्वेश्चन है √3 गुना a का मान दिया है यहाँ पर 10, तो 10 √3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, समझाने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है। अच्छा, ये एक पहचान है एल्डिहाइड जो कि मिलता है तो गुलाबी रंग देता है। कौन सा अभिकर्मक होता है, तो ये सिफ अभिकर्मक होता है, सिफ रिएजेंट। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है। 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम, अनंत तो होगा नहीं। अब ये तीन ही ऑप्शन है, आपको राइट आंसर टिक लगाना है। अब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बता सकते हो। आप पहले ऑलरेडी जानते हो कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, प्रेस बायोपिया के बारे में आपको बताए ही हैं। अब दूर दृष्टि दोष है तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तभी तो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि दो वृत्तों की परिधि यहाँ पर दिया है सर्कमफेरेंस, अब इसका रेशियो दिया है 3:4, तो उसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का अनुपात आपको बताना है, निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अभी हमें यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दिया है 3:4, तो पहला नंबर तो हम पहला R1 और R2 मानेंगे, जैसे कि 2πr1 बटा में 2πr2 इक्वल टू दिया है 3/4। पहले इसको लिखेंगे 2πr1 बटा में 2πr2 इक्वल टू 3/4। अब ये तो समझ गए। अब यहाँ से देखिए 2π और 2π कटेगा तो ये हो जाएगा R1 बटा में R2 इक्वल टू 3/4। R1 का मान आ चुका है 3, R2 का मान आ चुका है 4। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो फिर उसी टाइप से रेशियो दिया है तो हम उसी टाइप से निकालेंगे, जैसे πr1 का स्क्वायर और बटा में πr2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको r का मान दिया हुआ है 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। सेकेंड ऑप्शन 9:16, 9:16। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की प्रैक्टिस सेट में आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए गए थे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्या आपका अभी चल रहा है। बिल्कुल डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, सुबह के 9 बजे आपकी इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और एक अपना रूटीन रखिए, आपको सुबह 9 बजे हर हाल में आपको एक्टिव रहना है। कुछ भी काम है उसको छोड़िए, अपना तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने अगर फॉर्म भर दिया तो आपको टारगेट मिल गया, आपको यही करना है। अब इंजीनियर बनना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बाकी यहीं से अपना रास्ता आप अपना तय कर पाएंगे कि कहाँ आपको जाना है, कौन से आपको ब्रांच चाहिए। क्योंकि अगर नंबर सही रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, बाकी फिर लास्ट तक वही 3 साल डिप्लोमा करोगे, 3 साल कहोगे कि फिर हमारे अकॉर्डिंग ब्रांच नहीं मिला, हमें फिर ये लेना था वो लेना था, ताम झाम बना रहेगा हमेशा के लिए, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए अच्छा से मार्क्स लाने के लिए अच्छा से आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, अच्छे से आपको काउंसलिंग करना होगा। तो सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है, जब गाइड किया जा रहा है, तैयारी भी कराया जा रहा है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आपको इसमें लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे हर दिन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये नहीं कि केवल यहीं से, आप जहाँ पे भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस चलाई जा रही है, जहाँ पे भी कर पा रहे हैं करिए। ठीक है, बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।